जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए दो तीन खबर लेकर आया हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमसीएल से जो खबर आई दोस्तों, एमसीएल में कल क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस मीटिंग किया गया, जिसमें दोस्तों प्रेस के सामने एमसीएल के जो नेतृत्व करता है, जो मैंने आपको बताया था, जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया था, शुभ्रांशु जी, नंदलाल जी, रवि पटनायक जी, और जिनका सबका मैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार तक अपनी बातों को रखा। और उसमें उन्होंने क्या मांग किया, उसमें वो आपको मुद्दा भी मैं समझा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी तक अपील की है, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी है दोस्तों। उन्होंने दो मुख्य पॉइंटों को मांग रखी है, जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है कुछ कुछ पॉइंट में, और अधिकांश उड़िया है, जो आप सभी को समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको उसके दो पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों कि जल्द से जल्द अप्रेंटिस लड़कों को एसपीटी रेट के तहत जॉब दिया जाए। गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सही, या आप आउटसोर्सिंग में दे या कहीं भी दे, लेकिन जल्द से जल्द जो भी अप्रेंटिस लड़के हैं उन्हें जल्द से जल्द एसपीसी रेट के तहत आप उन्हें एमसीएल में कहीं भी जॉब पे दे, या जहां भी जिन्हें आपने ना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी है, उन्हें जल्द से जल्द जॉब से जोड़ें। अब ऐसा उन्होंने एचपीसी रेट पे क्यों मांगा है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ठेकेदार में दिया जाता है, तो ठेकेदार में सबको पता है कि ठेकेदार जो है वो 40-50% पैसे देते हैं, बाकी सारा पैसा वो रख लेते हैं, जबकि वो सरकार से पूरी पैसा लेते हैं, कंपनी से पूरे पैसे लेते हैं। इसलिए एचपीसी रेट मिलेगा तो उन्हें अपना जो सरकारी रेट है वो मिलेगा, जो कि एमसीएल में अभी का करंट एचपीसी रेट जो है वो 1023 रुपये, 1023 रुपीज है, जो हर सब्सिडी में अलग अलग है। मैंने आपको बताया था बीसीसीएल में अलग है, एससीसीएल में अलग है, जो है जहां जहां का सब्सिडी है वो होता है। अभी वहां पे एमसीएल का एचपीसी रेट जो है वो 1023 रुपये अभी वहां का है, जो उस रूल के हिसाब से उन्होंने मांगा वहां के गवर्नमेंट से, और केंद्र तक अपनी बात को बुलंद की है और मीडिया के सहारे अपना बात को रखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें जल्द से रोजगार से जोड़ें। दूसरा उन्होंने मुद्दा रखा कि अगर आपने कभी वैकेंसी, तो अभी आप निकाल नहीं रहे हैं, सबको पता है कि सीआईएल में वैकेंसी किस तरह से निकल रही है, नहीं निकल रही है, सबको पता है, वैकेंसी आप निकाल नहीं रही हैं। तो इन केस आप अगर फ्यूचर में वैकेंसी निकालते हैं तो आप हमें नियमित करने का एक प्रावधान बनाइए कि जो अप्रेंटिस लड़के को आप अभी काम में रखे हैं या रोजगार दिए हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें आप डायरेक्ट रखें, ना कि उनसे फिर आप एग्जाम लें और उनके से फॉर्म भरवाएं। ऐसा क्यों? इसके पहले पॉइंट आप समझे कि सबसे पहला है, क्योंकि आज जिसकी उम्र, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आज किसी की उम्र 30 वर्ष है, आपने 4 साल बाद या 5 साल बाद आपने उसका एक वैकेंसी निकाल दिया, सरकारी वैकेंसी निकाल दिया, तो 4 साल 5 साल बाद उनके 34 या 35 साल वर्ष एज हो जाएंगे। जबकि जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो उसमें सिर्फ एक ही रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक दे सकते हैं, उसके बाद SC ST और OBC को कुछ उम्र में छूट दिया जाता है। तो उस वैसे कंडीशन में वो तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे, सबसे पहला ये। और हो सकता है कि आप 4 साल 5 साल, क्या हो सकता है 7-8 साल बाद निकालें, आप अभी तो वैकेंसी निकाल नहीं रही हैं, उसके साथ उनका एज पार हो जाएगा, तो आपने उन्हें ट्रेनिंग किया है, आपके अंदर वो काम कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह स्किल है, तो आप उन्हें डायरेक्टली आप उन्हें वैकेंसी में रखें। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर छोटा मोटा एक इंटरव्यू लेंगे, या फिर आप देखेंगे काम क्या कर रहा है, या फिर अपने उनके सीनियर से आप चाहें तो प्रेफरेंस रिपोर्ट लेंगे कि हाँ इनका काम कैसा है, कैसा काम कर रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। आप एग्जाम लेंगे तो वो एग्जाम कहाँ देंगे, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो उनको ये प्रेफरेंस दिया जाए। साथ ही साथ एक चीज और इसमें मुद्दा आता है कि अगर मान लीजिए कि आप उनको आज आप काम में रख रहे हैं और पता चला कि आप 5 से 6 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, 8 साल 10 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो क्या अपना प्रिपरेशन कोई कंटिन्यू रख सकता है? ऐसी कंडीशन में कोई नहीं रख सकता। आज पढ़े हैं, आज वो पढ़ रहे हैं, कल को वो काम करेंगे, अपने लाइफ में बिजी होंगे, तो कितना कब तक वो पढ़ेंगे? और कोई फिक्स तो नहीं है कि इतने साल फिक्स बाद वैकेंसी निकलेगी ही, तो ये अपना कोई प्रिपरेशन रखे, तो उनके पास प्रिपरेशन अपना कब तक जारी रखेंगे? तो वैसे कंडीशन में जब वो पढ़ाई छोड़ देंगे तो काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे। अभी जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन्हें याद है, और जो पढ़ाई छोड़ देंगे तो काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे। तो पढ़ाई सबसे एक मेन मुद्दा है, और उस टाइम अगर आप उन्हें फॉर्म भर के अगर बोलिएगा कि आप एग्जाम दीजिए, तो एग्जाम कैसे निकालेंगे? आप अभी लेते हैं तो एग्जाम निकालते हैं, लेकिन उस समय अगर आप बोलिएगा तो एग्जाम कैसे निकालेंगे? कोई भी किनका भी पढ़ाई छूट जाने के बाद वो एग्जाम कैसे निकालेंगे? उनकी एज जा रही है, कब तक वो पढ़ेंगे, कब तक वेट करेंगे? इसीलिए आप उन्हें एग्जाम ना लें, आप उन्हें डायरेक्टली भर्ती करें, क्योंकि वो आपके अंदर ही काम कर रहे हैं, आपके काम को समझे हैं और स्किल भी है, सारा तरीका से वो परफेक्ट है, तो आप उन्हें डायरेक्ट लिए। तो ये दो मांग को लेके वहां पे कल कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस मीटिंग रखा गया, जिसमें काफी मीडिया वाले भी प्रस्तुत हुए थे और अपनी बातों को वहां पे जोर शोर से रखा गया है। तो ये एमसीएल का अपडेट है दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संदेश जारी किया है कि अदर भी जो सब्सिडरी है, देखिए आपने देखा कि एससीसीएल में स्ट्राइक हुआ, वहां से एक लेटर जारी किया गया सीएमडी सर के द्वारा चेयरमैन के पास,
तो वो लेटर गया। उसके बाद एमसीएल में भी वो लेटर लेके दिया गया और वो उन्होंने वहाँ के भी सीएमडी सर ने बोला ठीक है हम इसे अपने तरीके से एक लेटर फॉरवर्ड करेंगे, इसे और भी अच्छा तरह से हम कोशिश करेंगे इसे लिख के, और कोशिश करेंगे हम चेयरमैन के पास फॉरवर्ड करेंगे लेटर को। तो ये लेटर सिर्फ 2 सब्सिडी से गए हैं, बाकी और भी 6 सब्सिडी बाकी हैं। टोटल 8 सब्सिडी हैं अभी सीआईएल के अंदर। तो वो सब सब्सिडी वाले भी चाहें तो वो लेटर के थ्रू वहाँ के आपस में आप अपने सब्सिडी में जाके वहाँ के सीएमडी सर से वार्ता करके एक लेटर वहाँ से भी वो चेयरमैन को भेज सकते हैं, क्योंकि अगर सभी जगह से लेटर जाएगा तो चेयरमैन पे दबाव पड़ेगा, तो वो नौकरी के बारे में कुछ सोचेंगे। 1-2 लिखने से हो सकता है वो थोड़ा सा ढील बढ़ते, जैसा कि आप बीसीएसएल में भी देख रहे हैं कि कब का लेटर वहाँ बीसीएसएल से भी एक लेटर गया था, लेकिन इस टाइप से लेटर नहीं गया था। तो बीसीएसएल से भी हो सकता है, जरूरी है कि हमें भी एक लेटर भेजना चाहिए, हर सब्सिडी को भेजना चाहिए, साथ ही साथ आगे के देखना चाहिए कि हमें चेयरमैन सर से अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं ताकि वो हमें रोजगार से जोड़ें। तो ये था उनका मुद्दा और यह हो गया। दूसरा है क्या दोस्तों कि बीसीएसएल में बार बार लोग लड़के ये कमेंट करते हैं कि बीसीएसएल का क्या हुआ, ज्वाइनिंग क्या हुआ। मैंने इससे पहले एक सेकंड वीडियो में डाला था जिसमें मैंने बताया था कि बीसीएसएल से अभी कोई अपडेट नहीं आ रही, क्योंकि कोई अपडेट दे ही नहीं रहे हैं। तो कोई अपडेट देगा तब तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जब अपडेट ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है, तो मैं क्या वीडियो बनाऊंगा। और बीसीएसएल में अभी क्या कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ तक ऐसे अंदाजा लगाया जाए तो लगभग समझ लीजिए कि काम को लगभग पूरा का पूरा रुका हुआ है, क्योंकि अगर काम चलता तो अब तक कुछ ना कुछ प्रोसेस होता, ज्वाइनिंग का कुछ ना कुछ प्रोसेस होता। और लड़के लोग बार बार कमेंट यही करते हैं कि आप बीसीएसएल का न्यूज बताइए, बीसीएसएल में क्या हो रहा है। तो आप अपने टीम लीडर या जो भी आसपास के जिसकी नेतृत्व है आपकी, जिनकी जान पहचान है, उनसे आप कॉल करके पता कीजिए कि हाँ क्या हो रहा है। मेरे पास न्यूज आएगी तो मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। और बीसीएसएल में भी बहुत से लड़के ये भी कमेंट करते हैं कि हमें फिर से कोयला भवन का गेट जाम करना चाहिए। चलिए गेट जाम करते हैं, जैसे एससीसीएल में किया गया गेट जाम, तो वहाँ पे रिजल्ट आया, तो हमें भी कोयला गेट जाम करने की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि हमें गेट जाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उस लेटर को लेके जाके अगर कोयला भवन जाते हैं बीसीएसएल में और वो लेटर को शो करते हैं कि आप भी एक लेटर दे सकते हैं, जब 2 सब्सिडी के सीएमडी लेटर लिख सकते हैं चेयरमैन को, तो फिर आप क्यों नहीं ले सकते हैं। रूल सबके लिए, जब वो लिख सकते हैं तो आपके भी पावर में है, आप भी लिख सकते हैं और वो भी एक लेटर लिख सकते हैं। हमें गेट जाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे लेटर का क्या जवाब आएगा, उसके बाद जो भी अध्यक्ष है, लीडर है, जितने भी टीम लीडर है, सभी आपस में वार्ता करें। मैंने एमसीएल का कॉन्टेक्ट आपको सार्वजनिक किया था, बाकी सब भी जो भी कांटेक्ट है वो आपस में जुड़ रहे हैं और सब आपस में वार्ता कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि जॉब ऐसे मिल नहीं रही है। हर जगह देख रहे हैं स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन जॉब का कोई प्रावधान नहीं बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, हमेशा डिले हो रहा है। अभी ईसीएल का भी एक खबर आया दोस्तों कि ईसीएल में मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 दिनों का अल्टीमेट लिया गया था, जो 28 तारीख को ही पूरा हो चुका था। लेकिन वहां पे मैनेजमेंट ने उन लोगों से फिर कहा कि अभी पूजा का समय है, तो पूजा के बाद आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग देखिए कि पूजा भी समाप्त हो चुका है, दुर्गा पूजा भी वहाँ समाप्त हो चुका है। जब फिर से वहाँ के नेतृत्वकर्ता उनके पास गए हैं तो वो अब जवाब क्या दे रहे हैं कि अभी 1 सप्ताह और रुकिए, 1 सप्ताह का समय और लगेगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ जवाब दिया जाए। तो दोस्तों इन सबसे सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट डिले कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं डिले कर रहा है ताकि आप ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और डिले करेंगे और आप लास्ट में शांत हो जाए, जॉब की मांग ना करें, इसके यही मतलब निकल रहा है। लेकिन दोस्तों अब हम लोगों को ऐसी छोटी मोटी से बात नहीं बनेगी। अब आगे जो भी है सबको मिल विचार के एक साथ मिल के लड़ना होगा, क्योंकि अकेले लड़ने से आप लोगों ने देखा कि सभी आपस में अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं और मुद्दा कुछ नहीं निकल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो के बाद मैं आप लोगों को और फिर आगे इसके बारे में बताऊंगा। दरकार पड़े मुख्यमंत्री भवन भुवनेश्वर में आमे प्रोटेस्ट रे बोलेबा के वर्ष में जब प्रोटेस्ट करबा तो पड़िबो ना, छुआ को भोग करे से कांदिबो आमे नेता बाछिछु केबे नेता हम भाई कोन काम करू, यूथ भाई कोन काम करू, रैली रे के जाउची, यूथ जाउची केने यूथ रे हाथ रे जॉब नाही रणनीति बुझो भाई। तो आमे जदि गोटे नेता बनै परिबा तो नेता बिगड़े भी परिबा, दैट इज द पावर ऑफ यूथ। आमर मात्र 2टा मांग अछि, 2टा डिमांड। फर्स्ट डिमांड, in a short notice, ex-apprentice, those are undergone apprenticeship training in MCL, a job should be given to them with salary as HPC for skilled employee. HPC जानी जो HPC कौन? HPC गोटे यूनिट, HPC हिसाब रे तारा ऑलरेडी
डिटेल रे अछि कि को एम्प्लॉय केते टका पाइबो मिनिमम वेजेस। तो स्किल्ड एम्प्लॉय रो वेजेस होती पर ड्यूटी वेजेस होती 1023 टका। तो आपको स्किल्ड एम्प्लॉय रो वेजेस देखि आपको कौन सी जगह रे आपन गोटे जॉब रो सुविधा कराते, आइदर इट मे बी इन आउटसोर्सिंग कंपनी और इन एमसीएल सेमी गवर्नमेंट रखो तो प्राइवेट रखो तो किछि नै, हमको नौकरी दरकार अछि ना, नौकरी मनी दरकार अछि, सैलरी दरकार अछि, हम बाहर बेकार बुलुछु तो हमको गोटे खाली नौकरी प्रोवाइड कराए। सेकंड ऑप्शन एंड इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, if future vacancy arises they should be directly absorbed in MCL। जदि फ्यूचर वैकेंसी बाहर होची तो जते पिला अछंती सेमान को डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो एमसीएल। ताई आज मोर एज अछि, मोर एज मात्र 23 वर्ष, बहुत भाई थिबे ताकर एज कार 25 वर्ष थिबो, कार 33 वर्ष थिबो। जदि 3 वर्ष परे वैकेंसी बाहरिला ताकर तो आउ एज काम करिवनी सेमाने कोडे छी। तो जेते के फ्यूचर वैकेंसी बाहरिबो केतबेले जेते ताको जॉब मिलिची डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। फ्यूचर वैकेंसी बाहरिबो जेते पिला एठी उपस्थित अछंती, जेते पिला को जरूरत अछि जो माने अप्रेंटिस करि छथि सेमान को डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों आपने देखा एमसीएल के जो नेतृत्व था, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था मीडिया के सामने, कल जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा उसमें उन्होंने क्या बताया वो मैंने दिया, क्योंकि ये अधिकांश ज़्यादा लैंग्वेज में उड़िया में है तो सभी को समझ नहीं आ पाएगी, लेकिन जो एमसीएल के लड़के उन्हें समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो तो देख लिया। आगे दोस्तों हम आज बात करते हैं कि सभी को, आप लोगों ने देखा है कि स्किल इंडिया के तहत सभी को अप्रेंटिसशिप कराया जा रहा है और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से सभी को स्किल किया जा रहा है, और स्किल होने के बाद सभी लड़के बेरोजगार हैं। तो ऐसे स्किल का क्या काम, जिस स्किल में सरकार फंड जारी करती है, केंद्र से फंड आता है कि आप लड़कों को स्किल कराइए, जो भी लड़के लड़के हैं उनके स्किल कराइए, उन्हें ट्रेनिंग कराइए, और स्किल के बाद अगर वो घर में बैठ रहे हैं तो सरकार को भी बंद कर देना चाहिए ऐसे स्किल का। क्योंकि अगर आपके स्किल करा रहे हैं और आपका फंड दे रहे हैं, आपने भी जो फंड रेज किया है उसे स्किल कर लड़के, और लड़के स्किल करने के बाद बेरोजगार है, उस स्किल का सरकार को फायदा नहीं हो रहा, देश को फायदा नहीं हो रहा, तो उस स्किल के लिए जो फंड आ रहा है वो भी बेकार जा रहा है। ये फंड फिर रिलीज करने से क्या फायदा है और ऐसे स्किल का क्या फायदा है। दूसरा दोस्तों कि ये स्किल सिर्फ आप देखेंगे कि सीआईएल में स्किल को बेकार किया जाता है, बाकी अधिकांश जगह कुछ जगह देखेंगे कि स्किल का फायदा लिया जा रहा है, लेकिन वहां भी कुछ स्ट्राइक किया गया तो वहां पे हुआ, लेकिन सीआईएल में नहीं हो रहा है। अभी एक एग्जांपल ले सकते हैं रेलवे में आप लोगों ने देखा है कि रेलवे तो वैकेंसी निकालते ही अक्सर, साथ ही साथ उन्होंने अब अप्रेंटिसशिप के लिए एक तोहफा दे दिया है कि जो भी लड़के अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे से, दूसरे सब्सिडी नहीं लेते हो दोस्तों, वो सिर्फ अपनी कंपनी रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप को लेते हैं, कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किए है उनके लिए दिया है कि वो 30, 35, 40 मार्क्स ही लाएंगे और उन्हें सीधा रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, मतलब सिर्फ उनको मेडिकल दिया जाएगा, जो दौड़ का है, वेट का अलग जो रनिंग है वो सब प्रोसेस नहीं करना, और मार्क्स भी कम लाना है तो कम मार्क्स आराम से वो ले आएंगे और उन्हें ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लेकिन सीआईएल में ना तो वैकेंसी निकलती है, रेलवे में आप देखते हैं कि अक्सर वैकेंसी निकलती है, लेकिन सीआईएल में ना तो वैकेंसी निकलती है, ना रोजगार से जोड़ा जाता है, साथ ही साथ रोजगार की मांग करते हैं तो भी हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे स्किल का सीआईएल में क्या फायदा। दूसरी बात इसमें एक और है कि स्किल, आज हमने स्किल किया है, आज हमने डोजर बनाया है, गाड़ी बनाई है, मशीन बनाया है, तो वो स्किल हम घर पे तो नहीं कर सकते ना, हम बिजनेस करके तो वो स्किल का यूज नहीं कर सकते ना। क्या हम कोई दुकान लगा के बिजनेस करके, कोई मॉल खोल के, कोई दुकान लगा के, अगर हम दुकान भी खोलते हैं ना तो उसके लिए एक बड़ी पूंजी की चाहिए। अगर सबसे कम सस्ते में अगर कोई पूंजी होता है तो आप समझिए कि रोड पे ठेला चलाइए, अगर आप ठेला भी लगाते हैं ना उसमें तो 2, 3, 4, 5 हज़ार का खर्च आएगा। एक छोटा सा भी ठेला खोलते हैं तो भी उसमें आपको 4, 5, 8, 10 हज़ार का खर्च आएगा। मान लीजिए आप वो एडजस्ट करके ठेला चला भी लेते हैं, और अगर आप ठेला ही चलाना है तो आप स्किल क्यों करा रहे हैं हमें स्किल करके क्या फायदा। अगर हमें ठेला ही चलाना है, कुछ ठेला पे ही काम करना है, पकौड़ी बेचना है, गुपचुप चलना है, कुछ भी काम करना है, ठेले पे ही काम करना है, तो आप हमें स्किल क्यों करा रहे हैं। हमारे स्किल का तो फायदा नहीं है, हम फिर अपना पेट बिना स्किल के भी तो वो काम कर सकते थे। हमारा स्किल आपने जिस कंपनी में लिया है उस कंपनी में ही हमारा स्किल काम आएगा। किसी भी अप्रेंटिस लड़के का स्किल जिस कंपनी से लिया जाता है, जैसे रेलवे ने कहा है कि मेरे लड़के हैं, मेरे से अप्रेंटिस किए हैं, तो उन्होंने अपने लड़कों को लिए एक प्रावधान निकाला,
लेकिन CIL नहीं निकालती है और हर बात पे कहीं ना कहीं टाल मटोल करती है। पता नहीं है CIL में आखिर मैनेजमेंट का सोच क्या है, या किस विधि से सोचते हैं, या फिर उनकी आखिर सोच क्या है। तो दोस्तों आप लोगों से भी आग्रह है कि आप कमेंट ऐसा करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे, ताकि वो आपके बारे में कुछ सोचें। क्योंकि अगर बात हमारी वीडियो जाती है और कुछ लड़कों तक पहुंचती है, आगे वीडियो सबके तक नहीं पहुंचती है, तो फिर इस वीडियो का फायदा नहीं है, आपको देखने से फायदा नहीं है। वीडियो आगे पहुंचाना आपको, क्योंकि जिनके लिए ये वीडियो है, जिनकी सरकार तक, CMD तक, चेयरमैन तक, सरकार तक, ये सारी केंद्र तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि वो भी हमारे बातों में हस्तक्षेप करें और हमें रोजगार से जोड़ें। तो दोस्तों चलिए, मैं इस तरह के न्यूज़ के साथ आपको फिर किसी और वीडियो में कोई और अपडेट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, अपने हौसला को ना तोड़े, क्योंकि जब तक हम हौसला है हमारे, जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हम हारते नहीं हैं। तो हमें लड़ते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं भी लड़ते हैं तो हमारे क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, कहीं नहीं जाना है, कुछ काम तो है नहीं दोस्तों। तो हमें तो लड़ना ही पड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो आगे कुआं पीछे खाई का हाल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, लड़ना है। अगर जॉब मिल जाएगी कहीं ना कहीं, कुछ तो उम्मीद लगाना है, क्योंकि जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हमारी हार नहीं होती है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलेगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।